प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर आप लोग के बीच एक और क्लास लेकर के आ चुका हूं। आज मैं वीवीआई क्वेश्चन का ये 5वां क्लास कराने वाला हूं। एएनएम की नौकरी इस बार दिला करके छोड़ूंगा। आप लोग चिंता मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए। एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे कैंडिडेट इस क्लास को करेंगे। और जिन कैंडिडेटों को अभी तक 4 क्लास मिस हो चुका है या कोई भी क्लास मिस हो चुका है, चिंता ना करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोग को 4 क्लास मिल जाएगा। बिहार एएनएम वीवीआई 2000 क्वेश्चन पीडीएफ प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है, उसको क्लिक करिए, सारा क्लास मिल जाएगा। हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्लेलिस्ट का, आप लोग वहां से भी क्लिक करके देख सकते हो। चलिए विलंब नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग आज पूरी क्लास करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को मैं जो 2000 क्वेश्चन का क्लास करवा रहा हूं, उसको आप लोग को अगर नोट्स चाहिए, नोट्स लिखना नहीं पड़े, इसलिए मैं आप लोग के लिए नोट्स बना करके ले आया हूं। व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर मैसेज करिए और आप लोग बिल्कुल रूप से नोट्स प्राप्त करिए। देखिए, नोट्स आप लोग ले लेंगे तो आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन फ्रेश फ्रेश लिखा रहेगा, सारा चीज़ आसानी से होगा, टाइम बचेगा और आप लोग पढ़ सकते हैं। नोट्स के लिए आप लोग को 200 रुपया फी पेड करना होगा। 200 रुपया फी गूगल पे या फिर आप लोग फ़ोनपे के माध्यम से पेड करके इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल रूप से। तो चिंता क्यों कर रहे हैं, देख क्यों रहे हैं, फटाफट व्हाट्सअप करिए और अपना पेड करिए और नोट्स लीजिए। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसे लगता है कि 200 रुपया बहुत ही ज़्यादा है सर, कैसे पेड कर पाऊँगा। आपने इतना पैसा खर्च करके एएनएम किया, लेकिन मैं नौकरी दिलाने के लिए इतना मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को फ्री में करवा रहा हूँ, फिर भी आप लोग को 200 पेड करके नोट्स नहीं लिया जा रहा है। आप लोग को नोट्स बिल्कुल रूप से लेना चाहिए, नहीं तो आप लोग बाद में पछताएंगे कि सर मैंने तो नोट्स लिया ही नहीं, क्या होता 200 पेड कर दिए रहते। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। सिर्फ पिछला बार मैंने सिर्फ 75 रुपया में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दिए थे, उसमें सिर्फ 500 क्वेश्चन था, सिर्फ 500। और बहुत सारे कैंडिडेट पूरे बिहार में कहीं भी पता कर लीजिए। मैं हूँ चंदन भैया का नाम क्या आपने सुना है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वाले के, कितना को मैंने नौकरी दिलाने में यहाँ पर हेल्प किया हूँ। तो क्यों चिंता कर रहे हैं, फटाफट उठाइए, खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि ये नोट्स है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज़ को देख करके बनाया गया है। बुक नहीं है कि आपको 100, 150, 150 में मिल जाएंगे और आप लोग कुछ भी पढ़ लेंगे। उसमें से निचोड़ करके निकाला गया यहाँ पर पॉइंट है, इसीलिए थोड़ा सा ये आप लोग को लगता होगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। कुछ कैंडिडेट इस पर प्रश्न उठाए थे, इसलिए मैं आप लोग की ये जानकारी आपको शेयर कर दिया हूँ कि बिल्कुल रूप से आप लोग नोट्स कर दिए और पढ़ाई करिए। चलिए डायरेक्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। तो हम लोग कल जो क्लास किए थे वो 45 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, 45 क्वेश्चन तक। और आज जो हम लोग क्लास यहाँ से शुरू करते हैं वो क्लास 46 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे। तो चलिए विलंब नहीं करते, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। वयस्कों में पल्मोनरी धमनी तथा शिराओं की संख्या कितनी होती है। अब वयस्क जो होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसमें जो पल्मोनरी होते हैं उसमें धमनी की, यहाँ पर गौर करिएगा, पल्मोनरी में धमनी तथा शिराओं की संख्या पूछ रहा है। तो दो चीज़ पूछ रहा है, एक धमनी फिर शिरा, तो दोनों चीज़ की कितना नंबर है, कितनी संख्या है वो बताना है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन है 2 और 2, यानी कि 2 धमनी हो गया और 2 शिरा हो गया। फिर ऑप्शन है 4 और 4, यानी 4 धमनी 4 शिरा। फिर है 2 धमनी और 4 शिरा, फिर 4 धमनी और 2 शिरा। तो आप लोग को बताना है पल्मोनरी में धमनी तथा शिराओं की संख्या। तो अगर हम लोग यहाँ से ऑप्शन से रिलेट करते हैं तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर मिलता है। 2 धमनी और 4 शिरा होता है पल्मोनरी में। अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 धमनी और यहाँ पर 4 शिरा मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो 47 नंबर का क्वेश्चन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की किस अवस्था को रक्त द्वारा सर्कुलेट नहीं किया जाता है। अब हमारे बॉडी में जो रक्त का सर्कुलेट होता है तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस अवस्था कौन सी वहाँ पर पोजीशन होता है, अवस्था होता है जिसको रक्त द्वारा सर्कुलेट नहीं किया जाता है। किसके द्वारा, तो ब्लड द्वारा सर्कुलेट नहीं किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग मैच कर लेते हैं। ऑप्शन है जल में घुलनशील अवस्था के माध्यम से, आरबीसी के स्थान जुड़ाव पर, एचबी के साथ जुड़ाव पर, या फिर सोडियम के साथ जुड़ाव पर। तो यहाँ पर बताना है CO2 को किस अवस्था को रक्त द्वारा सर्कुलेट नहीं किया जाता है। तो अगर यहाँ पर रक्त द्वारा सर्कुलेट नहीं किया जाता है, इसको देखेंगे तो आरबीसी के साथ जुड़ाव पर, ये एक ऐसी अवस्था होता है आरबीसी के साथ जुड़ाव जिस स्थिति में रक्त द्वारा सर्कुलेट नहीं किया जाता है CO2 की, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में
वोसोडिलेशन नहीं होता है। अब बताना है आप लोग को किस स्थिति में वोसोडिलेशन नहीं होता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन मेरा पहला क्या मिल जाता है। ऑप्शन एक में है व्यापक के दौरान, व्यायामक के दौरान। दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड के कम स्तर पर। तीसरा है ऊतकों में चोट लगने पर, ऊतकों में CO2 की कमी पर। तो आप लोग को बताना है यहाँ पर किस अवस्था में वोसोडिलेशन नहीं होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से ऑप्शन से यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के कम स्तर पर यहाँ पर वोसोडिलेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से देखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड के कम स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, निम्न में कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन को आप लोग को ढूंढना है, तो ऑप्शन से ही पता चलेगा। तो ऑप्शन पहला है सिराओं में 2, धमनियों में 3 परत होती है। ऑप्शन एक है धमनी की दीवार सिराओं से मोटी होती है, सिराओं में BP कम होती है, सिराओं में वल्ब पाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो अगर हम लोग ऑप्शन से यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 धमनी तथा 3 परत होते हैं सिरा में, ये बिल्कुल रूप से गलत है। तो आंसर तो ए सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग को इसके अलावा जो रटना है क्या, कि कौन सा कथन सही है। तो धमनी की दीवार सिराओं से मोटी होती है, ये बिल्कुल सही है। सिरा में BP कम होती है, ये भी सही है। और सिराओं में बाल पाया जाता है, ये भी सही है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सी कथन सही है। तो धमनी में दीवार की मोटी होती है, सिराओं में BP कम होता है और सिराओं में बाल पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछ रहा है। तो गलत के लिए सिराओं में 2 धमनी और 3 परत होती है, ये बिल्कुल रूप से गलत है। अभी हमने आपको दिखाया था सिराओं में, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख लिया, 2 और 4 दिखाए थे, देख लीजिए। 2 सिरा, 2 धमनी और 4 सिरा होता है। अभी हमने धमनी सिरा वाला क्वेश्चन कहता है, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 है, 2, तो बिल्कुल रूप से ये गलत है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उदाहरण इंड आर्टियस का है। इंड आर्टियस का है एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल उदाहरण इंड आर्टरीज का है। तो इंड आर्टरीज का यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन है फेमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी और सर्कल ऑफ विल्स की शाखाएं। तो आप लोग को बताना है कौन सा जो एग्जाम्पल है वो इंड आर्टरीज का है। तो इंड आर्टरीज का अगर यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी जो होता है, जो एक एग्जाम्पल है किसका, तो इंड आर्टरीज का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, गोबलेट सेल किस प्रकार की ग्रंथि है। अब देखिए गोबलेट सेल की बात यहाँ पर पूछ रहा है, गोबलेट सेल किस प्रकार की ग्रंथि है ये बताना है। तो ऑप्शन है लार ग्रंथि, एकोकोशीय ग्रंथि, बहुकोशिकीय ग्रंथि या फिर इंटर सर्कुलर ग्रंथि या इंटर सर्कुलर ग्रंथि। तो बताइए आप लोग यहाँ से कि गोबलेट सेल जो है वो किस प्रकार की ग्रंथि है। तो गोबलेट सेल का अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो ये जो एक कोशिका, ये एक कोशिकीय ग्रंथि है। कौन सी है, एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, गोबलेट सेल वो एक कोशिकीय ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। संक्रमण में यहाँ पर मैं लिखिएगा, संक्रमण में किस ऊतक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब जब संक्रमण होता है तो उस स्थिति में संक्रमण के टाइम में किस ऊतक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है ये बताना है आप लोग को। तो अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं संक्रमण में किस ऊतक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो रेटिकुलर ऊतक की या फिर एडिपोस या फिर इलास्टिक या केलेजन। तो संक्रमण में किस ऊतक की, तो संक्रमण के टाइम अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो संक्रमण में रेटिकुलर एक ऐसा ऊतक है जिसका क्रियाशीलता क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब कर लेते हैं 53 का मेरा क्वेश्चन इस तरह से है कि निम्न में कौन सा एप्रोसिन ग्रंथि का उदाहरण है। एप्रोसिन ग्रंथि का उदाहरण यहाँ से पूछ रहा है। अपोसरीन ग्रंथि का यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए का है अग्नाशय, ऑप्शन बी में है मेमोरी, तीसरा है तेलीय, इसका है स्वेकस। तो आप लोग को बताना है कौन सा यहाँ पर जो ग्रंथि है जो आपको एप्रोसिन ग्रंथि का एक एग्जाम्पल है। तो एप्रोसिन ग्रंथि का एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो मेमोरी है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, मेमोरी ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। निम्न में से किस में
कर्टेनाइज्ड एप्थिलियम नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस में कर्टेनाइज्ड एप्थिलियम नहीं पाया जाता है? ऑप्शन एक में है नाखून, ऑप्शन बी में है योनि, सी में है बाल और डी में है त्वचा। तो निम्न में किस में कर्टेनाइज्ड एप्थिलियम नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आप लोग को बताना है। तो कर्टेनाइज्ड एप्थिलियम नहीं पाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो अगर 54 का अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, योनि। योनि जो महिला में जो योनि होता है उसमें कर्टेनाइज्ड एप्थिलियम नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए एक दो और क्वेश्चन करा देते हैं। होलोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए होलोक्राइन ग्रंथि का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर तेल ग्रंथि। तो होलोक्राइन ग्रंथि का अगर हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं किसका, तो होलोक्राइन ग्रंथि का। तो होलोक्राइन ग्रंथि का एग्जाम्पल तेल ग्रंथि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। तेल ग्रंथि किसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो होलोक्राइन ग्रंथि का। ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ से फटाफट याद रखेंगे। होलोक्राइन ग्रंथि का एक एग्जाम्पल है कौन सा, डी तेल ग्रंथि। तो मेरे प्यारे सिस्टर, यहाँ पर हमने आपको मतलब 55 नंबर तक क्वेश्चन कराया। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। लंबा क्लास कराऊंगा तो आप लोग छोड़ के भाग जाइएगा। और आप लोग के पास काम भी आजकल बहुत रहता है, हमें पता है। महिलाओं के पास ना, जो शादीशुदा है खास करके, उनके पास काम भी बहुत रहते हैं, घर का भी। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल से अच्छा लगेगा। और लंबा क्लास मैं तब लूँगा जब आप लोग, बहुत सारे लोग पीडीएफ लेने के लिए अभी बचा हुआ है, पीडीएफ ले लेंगे। तो सबके पास जब नोट्स चला जाएगा तो वो पढ़ के आएंगे, फिर हमें बताएंगे कि हम सर पढ़ के आ रहे हैं। तो फिर मैं 40, 50, 100 क्वेश्चन करके एक एक दिन में लूँगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ से नोट कर लीजिए और आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और नोट्स लीजिए, ठीक है ना। नोट्स ले लीजिए, बेहतरीन होगा। नहीं तो आप लोग बाद में पछताएंगे अगर बाद में मैं नोट्स देना बंद कर दिया तो। 87 89 69 42 29 ये व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, है ना। मैसेज करके आप लोग नोट्स लिख सकते हैं। सिर्फ 200 पेड करना है, 200 कोई ज़्यादा नहीं होता है अगर आप लोग सोचेंगे तो, और बिल्कुल रूप से ले सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोई नई क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।